नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा और बात आज ठगी की जा रही है। दरअसल रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी बेहद सावधान हो जाएं क्योंकि ठगों की बुरी नजर रिटायर्ड बुजुर्गों की जमा पूंजी पर है और ऐसे कई मामले अभी तक सामने आ चुके हैं जिनमें रिटायर्ड बुजुर्ग इंजीनियर, शिक्षक ठगी के शिकार हो रहे हैं। सरकारी मुलाजिमों को खास तौर पर सतर्क होने की जरूरत है क्योंकि सरकारी मुलाजिमों में भी कुछ महाठग सामने आ रहे हैं। यानी कि आपके जो आसपास हैं वही इस ठगी को अंजाम दे रहे हैं, जो साथी अधिकारी कर्मचारियों को ठगी का शिकार बनाकर लाखों करोड़ों रुपए की राशि ठग रहे हैं। अजमेर में निलंबित पुलिस कांस्टेबल से महाठग बने पवन मीणा ने अपने सरकारी शिक्षक भाई कुलदीप मीणा के साथ मिलकर के कई साथी पुलिसकर्मियों और दूसरे लोगों से करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। करौली में मेगा हाईवे पर बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के भाव खरीदवाने और दिन दुगनी रात चौगुनी रकम करने का झांसा देकर इस ठगी को अंजाम दिया गया। अजमेर पुलिस लाइन से यह चौंकाने वाला मामला सामने आया तो महकमे में हड़कंप मच गया। क्लॉक टावर थाने में ठगी के शिकार पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज कराया तो आरोपी फरार हो गया, लेकिन उसका शिक्षक भाई कुलदीप मीणा गिरफ्तार हो गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के 15 बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं जिनमें करीब 30 लाख रुपए जमा बताए जा रहे हैं। आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी एसपी ने घोषित किया था। दूसरा मामला अलवर का है जहां पर पुलिस ने 93 लाख की ठगी मामले में आरोपी प्रिंसिपल अशोक कुमार यादव को गिरफ्तार किया। मुंडावर के पदमाड़ा कला राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल पर अपनी स्कूल की शिक्षिका उर्मिला यादव और उनके रिटायर्ड शिक्षक की 93 लाख रुपए की रकम ठगने का आरोप है, जो शेयर बाजार में निवेश से बड़ा मुनाफा कमाने और डीमैट खाता खुलवाकर ये रकम जो है वो ऐंठी गई थी। तीसरा मामला हनुमानगढ़ का है जहां पर साइबर ठगों ने कभी सीबीआई तो कभी ईडी के फर्जी अधिकारी बनकर 8 दिन तक बुजुर्ग रिटायर्ड एक्सीएन इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट कर रखा था और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का खौफ दिखाकर के करीब 1.5 करोड़ रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। तो ऐसे लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। पवन मीणा तो कांस्टेबल है जो पुलिस लाइन में तैनात था, जो पैसे उधार लेन देन का काम करता था और ब्याज देता था और लोगों को ये कहता था कि मेरे गांव के पास में कोई हाईवे निकली, उसमें मास्टर प्लान में मैं पैसे लगा रहा हूँ, आपको 2 गुना पैसे दे दूंगा। ऐसे कहकर दुनिया को बेवकूफ बनाकर पैसे लेता था और बाद में धीरे धीरे संपर्क कम कर दिया और फरार हो गया। अंदाज 100 से 150 आदमी पुलिसकर्मी पवन मीणा को पैसे दे रखे हैं। अंदाज तो नहीं, अंदाज से बता सकते हैं, बाकी करेक्ट तो नहीं होगा। करीबन 40-50 करोड़ रुपए हैं। ये वही क्लॉक टावर थाना है जहां पर पवन मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पवन मीणा अजमेर के पुलिस लाइन में तैनात था और अजमेर के क्लॉक टावर थाने के पास में यहां पर वह ड्यूटी के दौरान इस क्लॉक टावर थाने से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक चाय की दुकान है। यहां पर वह अपने भाई की मदद से दूसरे पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों को लेकर आता था और इस चाय की थड़ी पर यहां पर बैठकर अपनी जो प्लानिंग है वो यहां पर करता था, लोगों को बातों में उलझाता था और करौली में हाईवे पर महंगी जमीन को सस्ते और कौड़ियों के दाम में देने की बात कहता था और कई लोग, कई पुलिसकर्मी और आम आदमी उसकी बातों में आ गए और अपनी मेहनत की कमाई उन्होंने पवन मीणा, जो कि अब बर्खास्त है, उसको दे दी। पवन मीणा ने अपने भाई की मदद से अलग अलग खातों में करीब 100 करोड़ रुपए की जो राशि है वह जमा करा दी। फिलहाल पवन मीणा पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पवन मीणा का भाई कुलदीप मीणा पुलिस गिरफ्त में है, जो कि सरकारी टीचर है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले में कई और साथी भी पवन और कुलदीप के हो सकते हैं जिनकी जांच की जा रही है। पवन मीणा और कुलदीप मीणा के करीब 1 दर्जन से ज्यादा खातों में 20 से 26 लाख रुपए अभी मौजूद हैं, जो कि पुलिस कर्मियों ने फ्रीज कर दिए हैं। ऐसे में और पीड़ित आ सकते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक बंदिता राणा के नेतृत्व में 25,000 रुपए का इनामी पवन मीणा, जो कि पुलिस से बर्खास्त है, उस पर 25,000 रुपए की राशि
इनाम की घोषित कर रखी है और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द पवन मीणा पुलिस की गिरफ्त में होगा और उसके साथी जो जिसने भी इस पूरे महाठगी को अंजाम दिया है वो भी पुलिस गिरफ्त में होंगे। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। हो रहा था TRAI का कि आपका फोन 2 घंटे में बंद हो जाएगा। फिर मेरे पास मैसेज आया कि आपका कोलाबा पुलिस स्टेशन मुंबई में, ग्रेटर मुंबई में आपके खिलाफ FIR दर्ज किया हुआ है। आप नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका नाम इन्वॉल्व है, इसलिए आपको अरेस्ट वारंट दिया जा रहा है और आपकी प्रॉपर्टी और बैंक सब फ्रीज हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये हम इसको पावर है, हमको होल्ड कर सकते हैं, इसको होल्ड कर देंगे तो आपकी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, तो फिर आप जल्दी छूट जाएंगे और हम आपको इनोसेंट प्रूव कर देंगे। फिर उन्होंने मेरे से पैसा मांगना शुरू किया कि बैंक में जितने आप सब उनको भेज दो, का फॉरेंसिक जांच करवाएंगे। बॉम्बे से कोई 2 व्यक्ति हैं, एक ने अपना नाम विजय खन्ना और दूसरे ने नीरज बताया, और इन्होंने इनको पहले तो ये कहा कि तुम्हारा जो आपका फ़ोन है 2 दिन में बंद हो जाएगा। फिर लगातार इनका पीछा करते रहे, इनको कहा कि किसी कोई पार्टी है जिसकी 500 करोड़ की बैंक अमाउंट है वो ईडी ने सीज कर दिया, उससे आपका भी कोई लेन देन हुआ है, इसलिए आप भी गलत कामों में संलिप्त हो। ऐसे इसको भयभीत कर दिया और लगातार 4-5 दिन तक कभी गिरफ्तारी का भय दिखा के, कभी क्या दिखा के, इनसे लगभग 3 बार में 1,47,00,000 रुपये अपने खाते में डलवा लिए। ये श्रीमान एस साहब से मिले, इनका मुकदमा दर्ज किया, अभी साइबर से और सभी तरह से मदद लेके साइंटिफिक और इनका मुकदमे को आगे डेवलप कर रहे हैं। परिवादी श्री धर्मवीर यादव ने 18/4 को प्रकरण दर्ज कराया था आरोपीगण के खिलाफ कि उन्होंने 93 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाने के नाम पर ले लिए और उसके साथ धोखाधड़ी की पैसे, जिसको प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के बाद आरोपी अशोक कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया, जो अब पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है। इनसे कोई बरामदगी भी हुई या फिर पूछताछ में क्या सामने आया कि उन्होंने किस तरीके से शेयर मार्केट में पैसा लगाया? हाँ, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, इसके बाद में उनमें से जो पैसे हैं उनमें से करीब 42 लाख अपनी बेटी के खाते में उन्होंने ट्रांसफर कर दिए। अब उनका कहना है कि मुझे नुकसान हो गया है, इसलिए पैसे अभी नहीं दे सकता। तो आपने देखा कि कैसे ये ठगी का बड़ा खेल चल रहा है और ये सिस्टम में ही मौजूद कुछ लोग हैं जो अपने साथी लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। और इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब कोई भी सरकारी जो कर्मचारी है जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद अपने जो जमा पूंजी है उसको सही जगह पर, सिक्योर जगह पर इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन आज के समय में कम समय के अंदर ज़्यादा पैसा कमाने की जो इच्छा है या जो लालच है वो लोगों को कितना मुसीबत में डाल सकता है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी को ज़रा समझने की हम कोशिश भी करेंगे और इसी को लेकर के एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में है। ज़रा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ पूर्व RPS ऑफिसर राजेंद्र त्यागी जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नंदन नरूला जी कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है सर आपका। शिक्षाविद प्रमोद कुमार शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका NDTV पर। और शुरुआत सबसे पहले मैं राजेंद्र सर आपसे ही कर रहा हूँ। ये जो मामले सामने आ रहे हैं, न सिर्फ इसमें कर्मचारी, इसमें अधिकारी, बल्कि पुलिसकर्मी से लेकर के शिक्षा महकमे तक में लोग शामिल हैं। अब आप ये देखिए कि क्योंकि जैसा मैं बता भी रहा था कि जब रिटायरमेंट हो जाती है या जो पैसा है उसको सिक्योर जगह पर इन्वेस्टमेंट करना, और आजकल क्योंकि शॉर्ट टर्म जो तरीके हैं कई, उसके झांसे में कई बार लोग आ जाते हैं और वही जो है उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। ये सबसे पहले ये कितना बड़ा नेटवर्क है सर, और इसको लेकर के कितना सतर्क रहने की जरूरत है? रिटायर्ड भी हैं और सर्विस वाले भी इसमें फंस रहे हैं। हाँ। मगर ये सबसे बड़ा एक लालच है, जबकि सरकारी योजनाएं इतनी हैं। और आप देखिए बजाज कैपिटल वगैरह कई ऐसे हैं। मैं खुद भी एक रिटायर्ड अफसर हूं। मेरे पे जैसे रिटायर्ड हुआ था, मुझे बजाज कैपिटल कई एजेंसी ऐसी आई जिन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे आप अपनी
रिटायरमेंट जो है मनी को सही जगह इन्वेस्ट करें। मगर यहाँ ये लोग कुछ ज्यादा लालच में जो फंसते हैं वो लोग इसके अंदर फंस रहे हैं। और इस आपने देखा एक सिपाही है, अब इस सिपाही का रहन सहन ये आप सिपाही की ड्यूटी के अलावा जो वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये इसके कलीग हैं, इसके साथी हैं, उनको वो इसमें इन्वॉल्व कर रहा है और वो लोग इसके झांसे में आ रहे हैं। तो एक लालच जो है, इस लालच के कारण ये सबसे बड़ी मेरा मानना है कि ये इसमें फंस रहे हैं। ठीक है, जहां लालच दिखे वहां से थोड़ी सी दूरी बना लेना है, ये सबसे बेसिक पॉइंट है। जहां आपको लगे कि भाई एक दिन में आपको इतने % का आपको मुनाफा हो जाएगा, दुगने पैसे हो जाएंगे, वहां आप समझ जाइए बेसिक नियम है या बेसिक आप इस फ्रॉड को समझने का तरीका है कि शॉर्टकट। बिल्कुल, जहां ज्यादा लालच की बात है वहां आप मानिए फ्रॉड है। ये फ्रॉड है। लोग किसी भी में आपने जब बैंकें जो इतने सालों से चल रही हैं या जो एजेंसियां हैं वो इतने सालों से चल रही हैं, वो आपको इस तरीके से दे रही है, तो क्या आप मानते हैं कि जमीन के इसमें डाल दिया या ये से? आप खुद भी फील्ड में बैठते हैं और लोगों से रात दिन मिलते हैं और उसके बाद भी आप ऐसा कार्रवाई कर रहे हैं, तो मात्र मेरा तो मानना है कि एक लालच है। और लालच भी ऐसा लोगों के बीच में सवाल ये भी उठता है ना फिर उनके लिए कि भाई आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर ऐसे कैसे आप इनमें फंस गए हैं? इसको जरा समझते हैं और बारीकी से। कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं इसमें जरा नंदन जी को जोड़ रहा हूं, लेकिन नंदन जी एक चीज बताइए, ये बात तो सामने है कि चाहे रिटायर्ड कोई कर्मचारी हो, सरकारी नौकरी पर रहने वाले या प्राइवेट जॉब करने वाला कोई भी इंसान हो, या जॉब रहते कोई भी अगर किसी के सामने ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी या कोई प्लान आता है तो उसको कैसे हम समझें कि भाई ये सही है और यहां पर कुछ गड़बड़ है, कैसे पहचाना जाए? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी अगर ऐसी स्कीम है, चाहे इन्वेस्टमेंट की हो, इंश्योरेंस की हो, किसी भी नाम से आए, कोई भी फैंसी नाम से आए, एक अंग्रेजी में कहावत है दैट इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू इट इज नॉट ट्रू। तो अगर कोई भी ऐसी चीज आपको, कोई भी ऐसी योजना लग रही है कि वो आपको 6 महीने में आपका पैसा दुगना करने वाली है, 1 साल में आपको 10 गुना रिटर्न देने वाली है, तो ऐसी कोई भी योजना दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर ऐसी योजनाएं होती दुनिया में तो कोई किसी को काम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लोग क्यों नौकरी करते, लोग क्यों व्यापार करते? बैंकों में जो आप पैसा रखते हैं उस पे 5, 6, 7, 8% का रिटर्न आपको मिलता है। कुछ और ऐसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम है जहां थोड़ा बहुत इससे बेटर रिटर्न मिल जाता है, लेकिन ये दुगना करने का पैसा, रातों रात अमीर बनने का जो इच्छा होती है, लालच होती है, उसमें लोग फंस जाते हैं। अब ऐसे में अलग अलग गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे आरबीआई है। तो अगर आपको बैंकों में पैसा रखना है तो आप जो बैंकों के पास आरबीआई से लाइसेंस है केवल उन्हीं में पैसा रखें। अगर आपको शेयर बाजार में पैसा लगाना है तो सेबी से अप्रूव्ड जो इंटरमीडियरीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें, उसी में पैसा लगाएं। इंश्योरेंस अगर किसी स्कीम में पैसा लगाना है तो IRDAI नाम का एक रेगुलेटर है, उससे अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनियों में ही आप इन्वेस्टमेंट करें, उसी के प्रोडक्ट्स आप परचेज करें। जमीन में अगर आपको लगाना है तो ऐसे वकील होते हैं, जमीन की सर्च निकलवाएं, किसके पास उसका लीगल टाइटल है, उस जानकारी के आधार पर पैसा लगाएं। केवल कोई मास्टर प्लान आ गया, किसी व्यक्ति ने कोई अफवाह उड़ा दी, किसी चीज के दाम बढ़ने वाले, ऐसी चीजों में अगर विश्वास करेंगे तो ठगों का हौसला बढ़ेगा और ठगी होने की संभावनाएं भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं इसमें गजेंद्र जी को इसमें जोड़ रहा हूं। गजेंद्र जी, एक चीज ये भी समझने वाली है कि जो आप लोगों के द्वारा कहा सुना है, और वो भी आपके आसपास के लोग, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ऐसे कुछ मामले सामने आए जिसमें आपके आसपास के लोग ही आपको शिकार बना रहे हैं। तो ऐसे में जब उनके द्वारा बताया जाता है कि सर आप देखिए ये बड़ी अच्छी स्कीम है, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप भी करिए, मेरे को इतना मुनाफा इसमें हो चुका था, तो ये जब अगर साथ का कोई शख्स आकर के कहता है, कोई बाहर का कोई शख्स पिच करे तो बात अलग होती है, तो उस पर शक होता है। लेकिन आपके आसपास ही अगर कोई इस तरीके के पिच कर रहा है और ये बता रहा है आपको कि भाई इतना मुनाफा मुझे मिल चुका है और आप भी इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपको भी मुनाफा होगा, तो उसमें कहीं थोड़ा सा एक भरोसा बन जाता है। ये भी एक बड़ी परेशानी है। तो अब लोगों को अवेयर कैसे किया जाए, बड़ा सवाल यह, कैसे लोगों को बताया जाए? एक नंदन जी ने बहुत अच्छी बात की है कि बेसिक पॉइंट जो है कैसे आप पहचान सकते हैं वो यहां पर सामने है, लेकिन लोगों को, जितने कर्मचारी हैं उनको अवेयर करना ये बहुत बड़ी चिंता और बहुत बड़ी चुनौती भी है।
ये निश्चित तौर पे मानव प्रकृति और मानव स्वभाव ही ऐसा है कि हम एक दूसरे पे विश्वास इसलिए करते हैं कि एक जगह कार्य कर रहे हैं, अब मेरे पड़ोस में कोई कार्य कर रहा है तो मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ। परंतु जिस तरीके से आज के जमाने में ठगी हो रही है, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक नेक्सा का कंपनी थी जो गुजरात की थी, बड़े उन लोगों को ठगा जो साथ में हमसफर थे, जो फौज में काम कर रहे थे, फौजियों को आपस में ठगा। और इसी प्रकार से जिस तरीके से आज ये ठग सामने आ रहे हैं, और हर आदमी ये देखता है कि मैं जब रिटायरमेंट हो रहा हूँ मेरे पास कितने पैसे हैं, तो कहीं न कहीं मैं इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे उसका मुनाफा मिले। पर जिस तरीके से जो ये ठग आपको भरोसा देते हैं, ये बहुत ही बड़ी गलत भरोसा कर रहे हैं लोग, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप परसेंटेज देखें तो 10-15%, 20% आपको हाथों हाथ मुनाफा मिलता हो। कई जगह आप देखते हैं कि प्याजखोरी का मामला वो भी ऐसे ही करते हैं। और हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, बड़ी मुश्किल से पूरे जीवन भर की कमाई, और ऐसे पड़ोस के लोग जो कर्मचारी साथी हैं उन पे भरोसा, क्योंकि कर्मचारी भरोसा इसलिए करते हैं कि वो विभाग का आदमी है, पर उसे ये नहीं पता है कि ये कितना विभाग का आदमी है और क्या आदमी है, क्योंकि भरोसा करना मानव की प्रकृति भी है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने भरोसा किया, जिस तरीके से अजमेर के जो पुलिस कांस्टेबल है और उनके जो भाई हैं जिसको अभी अरेस्ट किया है, अजमेर अलवर में जिस तरीके से प्रिंसिपल ने अपने साथी लोगों को, अपने आसपास के लोगों को जिस तरीके से ठगा है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें सचेत रहने की आवश्यकता है कि हमें जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं रेरा के अंदर में है, या फिर हम उस नहीं सर, उसमें तो क्या होता है, सब विभाग दिखाए जाते हैं, उसमें तो बताया जाता है जी यहाँ पर ये वाला प्रोजेक्ट भी आने वाला है, आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप देखिए आप 1 साल बाद इसका पैसा कितना डबल हो जाएगा। देखना चाहिए ना कि हमें जो नगर पालिका, नगर निगम, जेडीए, जो यूआईटी है, हाउसिंग बोर्ड है, ऐसी संस्थाएं जो राजस्थान सरकार की अप्रूव संस्थाएं हैं और जो जिन पे विश्वास किया जा सकता है, और उन संस्थाओं से अप्रूव्ड कॉलोनियों में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, निश्चित मानिए डबल तो नहीं होगा, पर जाने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, खोने की गुंजाइश नहीं है। पर हम लोग क्या, लेकिन इसमें अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें जागरूकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका नफ़ा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, कितना आपको फ़ायदा हो सकता है, कितने समय में हो सकता है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब खास करके एक बात सामने आती है, मैं इसमें इसलिए प्रमोद जी को जोड़ रहा हूँ। प्रमोद जी, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें बैंकों के द्वारा बार बार बताई जाती है। भाई सभी के पास आजकल छोटी उम्र से ही सभी बच्चों के पास भी अपना बैंक अकाउंट होता है ना। अब कैसे आपको मेंटेन करना है, किन बातों का ध्यान रखना है कि जैसे पासवर्ड आपको किसी को शेयर नहीं करना, बैंक अकाउंट की आपको डिटेल किसी को नहीं देनी, तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं, शायद वो कितना बच्चों तक पहुंचती है, पेरेंट्स कितना बताते हैं या स्कूलों में कितना पहुंच पाती हैं, ये क्योंकि अलग अलग जरिए हैं उन जानकारियों को पहुंचाने के, तो सभी की इसमें भूमिका है। आपको लगता है कि इसमें ये जानकारी साइबर ठगों से बचने के लिए भी, या जो नए तरीके के जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचाने के लिए स्कूलों के जरिए भी कुछ कोशिश हो? भाई हम जैसा खेल कूद के जरिए बताते हैं, बहुत सारी और चीज़ें सिखाते हैं, तो ये भी क्यों ना स्कूलों में लगभग पाठ्यक्रम में ये बातें बताई जानी चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक निवेदन करना चाह रहा हूँ जी कि रोज टीवी पर और जब मोबाइल अपन बजाते हैं, किसी को रिंग करते हैं, तो उसमें पहली बात यही होती है कि साइबर क्राइम से दूर रहें। लेकिन अपन उन पर विश्वास नहीं करते, उन बातों पर गौर ही नहीं करते। ये सबको पता है कि ये ठगी है। ये जो पवन मीणा, कुलदीप मीणा या प्रिंसिपल साहब का मैटर है, इसमें सभी को ये पता है कि ये व्यवस्थाएं होने वाली हैं नहीं। ऐसा अच्छा नहीं सर, हो सकता। ये ऐसा भी नहीं है सर। अभी देखिए ना, जो केस आया जिसमें 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली, उसमें उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। उनको कहा जाता है कि भाई आपका मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला है, उसके अंदर जो है आपको, अब उनको डर लग गया। अचानक से उनको फोर्स दिखाई देती है, वहाँ पर ईडी के अधिकारी जैसी ड्रेस में पहने हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं, वो कहते हैं हम आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। डर, मतलब पहले डर बनाना उनका फंडा ही है कि आपको डरा दें, इतना आपको डरा दें कि आप सब कुछ सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा डरने तो वो यही कह रहे थे कि 2 दिन तक तो हमें समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है।
रोज मोबाइल की रिंगटोन यही बजती है कि ये साइबर क्राइम हो सकता है और हम उसको सुनते हैं। इसके बाद भी अपन यदि उसमें फंस रहे हैं तो ये समाज की थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। आप शराब की बोतल पर लिखा होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अपन पीते हैं। सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि ये पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, अपन पीते हैं। साइबर क्राइम के लिए, ठगों के लिए पुलिस अभियान चलाती है, ये स्कूलों में अभियान चलता है, जागरूकता के कई कैंपेन चलते हैं, लेकिन अपन उन बातों पर ज्यादा विचार नहीं करते और अपने लोगों के द्वारा ही अपन फंसा दिए जाते हैं। तो ये समस्या सार्वजनिक है, ये अपने मूल्यों आदर्शों से जुड़ी हुई समस्या है। वर्तमान में हर व्यक्ति ये चाहने लग गया कि बिना कमाए मेरे पास पैसा है, मेरे पास जितना पैसा है वो दोगुना हो जाए। आप तो 6 महीने 8 महीने की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ठग गांवों में घूमते हैं जो एक दिन में कोई मंत्र पढ़कर अपनी संपत्ति दोगुनी करने के लालच में अपना सब कुछ गंवा देते हैं। ऐसा रोज अखबारों में आता है। हमारे दिन प्रतिदिन के कहने के बावजूद यदि जनता इनमें फंस रही है तो ठगों का तो काम ही यही है। ये तो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं कि हमें ठगना है, उनका धंधा ही ठगी है। ठीक है। तो ये सब बार बार सरकार बताती है, बार यानी कि बार बार अपन बताया शिक्षा की जाता है, माध्यम से बताने के बावजूद भी जब इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो उसको गौर से देखना है, गौर से समझना है कि क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। और अगर, क्योंकि इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि जो लोग, जिन तक ये जानकारी नहीं पहुंची है, तो किन बातों का ध्यान रखना है, जरा इसको भी और समझते हैं। नंदन जी को मैं वापस से जोड़ रहा हूँ। नंदन जी, ये पॉइंट उठाया है यहाँ पर प्रमोद जी ने कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के बावजूद, क्योंकि मैं पहले भी यही कह रहा था कि सवाल वापस से ये उठ जाता है, साहब आप तो पढ़े लिखे हैं, आप कैसे, और आपको जानकारी लगातार मिल रही है। तो अब जैसे एक केस भी आया था, उसमें उन्होंने कहा कि 2 दिन तक तो मुझे, जब डिजिटल अरेस्ट कर लिया, मुझे समझ में ही नहीं आया, इतना ज़्यादा मुझे डरा दिया गया कि मुझे नहीं समझ में आया कि अब इसमें करना क्या है। इसलिए उन्होंने एफडी तुड़वा दी, बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दिए, पैसे सब कुछ कर दिया। जब उनसे बार बार पैसों की डिमांड होने लगी तब उनको शक हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है। निकल के आई कि स्कूलों के लेवल पे, कॉलेजेस के लेवल पे, इंस्टीट्यूट्स के लेवल पे फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की आवश्यकता है। थोड़ी बहुत बेसिक बैंकिंग सिस्टम्स की जानकारी, भारत के मुख्य कानूनों की जानकारी, फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी जो है, इसको अच्छे से स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, या जो लोग नौकरी पेशा उन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अब जैसे जहां तक बात आती है डिजिटल अरेस्ट की, लोगों को ये पता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज भारतीय कानून में होती ही नहीं है। ये साइबर फ्रॉडस्टर्स ने ऐसी एक टर्म बना ली है, और जैसा आपने बताया, वो ईडी के अधिकारी बनके या कस्टम ऑफिसर बनके आपको डराते हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़े गए हैं, आपके पासपोर्ट पे कोकेन मिला है और वो फलाने पोर्ट पे रखा हुआ है, अगर आपने इतने रुपए नहीं दिए तो आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे। और वो लोग ब्लफ करते हैं, आपका एसबीआई का बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे। अब लगभग हर भारतीय नागरिक का देश में एसबीआई में अकाउंट है, वो घबरा जाता है कि इसके पास मेरी जानकारी है। इस तरीके से वो लोग ब्लफ करते हैं, और हमारे पास जो कानून की जानकारी नहीं है उसका वो लोग फायदा उठाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत बड़े स्तर पे अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पे रन करने चाहिए। आपका चैनल भी जैसे इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बढ़िया अवेयरनेस का काम कर रहा है, ऐसे ही अलग अलग सरकारी एजेंसीज को भी अवेयरनेस फैलाना जरूरी है, ताकि ठगों का मनोबल टूटे, लोग उनको आगे से जवाब दें कि डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता है, आप मेरे फोन के कैमरा से मुझे फंसा के कोई मेरे खिलाफ प्रकरण नहीं बना सकते। तो अवेयरनेस के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी इन स्पेसिफिक जो नए नए तरीके ढूंढे उस प्रकार की ठगी के ऊपर। राजेंद्र सर, एक चीज ये कि कई बार, क्योंकि ये डर का ही कारण है कि लोग जो है अपना पैसा जो है, जीवन भर की गाड़ी कमाई यूं ही मिनटों में दे देते हैं। तो ये डर किस वजह से है भाई? खाकी का खौफ है, ईडी अधिकारी बन करके दबाव बनाया जाता है, अलग अलग एजेंसी का डर दिखा करके उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। तो बेसिक क्या है सर? जैसा अभी नंदन जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है कानूनी तौर पर, ये सिर्फ जो है डर दिखा करके कि भाई हम आपको, आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको फोन भी रखना पड़ेगा, आपका फोन बंद कर दिया जाएगा, बैंक अकाउंट आपके फ्रीज कर रहे हैं, ये सब कुछ ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर। सर देखिए शुभेंदु जी, ये चीज जैसे अभी प्रमोद जी ने बताया कि हर अपने को हर चीज का प्रिकॉशन दे रहे हैं। आपके हर मोबाइल पे जो कॉल आ रही है उसमें आपको बताया जा रहा है कि भाई
इसी कोई चीज नहीं है प्रिकॉशन के लिए। ईडी का कॉल आए, बैंक से कॉल नहीं आ सकता, कहीं थानों से कोई कॉल नहीं आएगा, आप इसका वेरिफिकेशन करें। मगर आप देखिए इसमें कोई अनपढ़ आदमी नहीं आ रहा, ये पढ़े लिखे आदमी फंस रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा लालच और ये डर जो आप कह रहे हैं, डर कुछ नहीं है। जब आपको मालूम है कि आपका लड़का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपके लड़के के लिए कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप रुकिए, समझदारी से कुछ पूछिए फिर, या आपके कोई दोस्त, आपके कोई जानकार कोच तो होंगे, आप उनसे बात तो करिए कि भाई मुझे ऐसा कॉल आया है, मैं क्या करूं। आप सिर्फ एक कॉल आया और आपने उसको वेरिफिकेशन भी नहीं किया और तुरंत आप उस पे नहीं, लेकिन उस समय परिस्थिति ऐसी बना देते हैं, नहीं आपको फोन हाथ नहीं लगाना है, फोन हाथ लगाएंगे तो आपके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। तो लेकिन आपको इस पर भरोसा नहीं करना है। पहली चीज यही है कि आपको, अगर आपको डिजिटली रूप से अगर आपको कोई बांधने की कोशिश कर रहा है तो वहीं आप समझ जाइए कि ये गड़बड़ है और तुरंत उसकी कंप्लेंट जो है पुलिस में कीजिए। यहीं से आपकी शुरुआत इस मामले को रोकने के लिए कर सकते हैं। जब अखबार में इतना हो रहा है, आपके मोबाइल पे रोज मैसेज आ रहे हैं, रोज ट्यूनर कॉल आपकी बोल रही है, यदि आप उसके बाद भी नहीं समझे तो अब इससे बिल्कुल ये समझने वाली जरूरत है, ये समझने वाली बात है। खैर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और बहुत बारीक जानकारी दी है। और हमें उम्मीद है कि हमारे जितने दर्शक हैं उनको ये देख करके समझ में आएगा कि कितना ज्यादा जरूरी है इन बेसिक पॉइंट को जानना, तभी आप ऐसी ठगी से बच पाएंगे। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।